वेलकम अगेन इन योर क्लास। आपका क्लास में दोबारा स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो अरस्तू में अंतिम टॉपिक। अरस्तू के हमने काफ़ी सिद्धांत देखे। सबसे पहले हमने राज्य का सिद्धांत देखा, नागरिकता का सिद्धांत देखा, दासता का सिद्धांत देखा, शिक्षा सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत, संविधानों का वर्गीकरण, क्रांतियों का सिद्धांत और एक दो इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी हमने देखा। हाँ, ये भी देखा था कि इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। लेकिन इनका भी जो अल्टीमेटली गोल था वो था एक आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य की स्थापना। इन्होंने भी आदर्श राज्य की स्थापना के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। जैसा कि आपने ये देखा था कि प्लेटो ने 3 सिद्धांत दिए, न्याय, शिक्षा, साम्यवाद। इन तीनों सिद्धांतों को मिला के अपना एक आइडियल स्टेट का सिद्धांत दे दिया, आदर्श राज्य का सिद्धांत दे दिया। वैसे ही अरस्तू ने अपने काफ़ी सिद्धांत दिए और काफ़ी सिद्धांतों के पश्चात उन्होंने जो अपना अंतिम सिद्धांत दिया वो था अरस्तू का आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य का सिद्धांत, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी रचना काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स उसमें किया था। उन्होंने पहला पॉइंट तो बताया कि जो आदर्श राज्य का लक्ष्य है वो है व्यक्ति का नैतिक विकास। आदर्श राज्य का जो लक्ष्य है वो क्या है? व्यक्ति का नैतिक विकास। जो राज्य की उत्पत्ति है वो मानव जीवन के लिए हुई। उन्होंने कहा कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो मानव जीवन के लिए हुई है और मानव जीवन के सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। मानव के सद्जीवन के लिए राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। तो अल्टीमेटली जो राज्य का गोल है वो है व्यक्ति का नैतिक विकास करना। उसके बाद देखिए इन्होंने एक मध्यम मार्गीय दृष्टिकोण अपनाया। ना ही तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो शासन व्यवस्था की बात की वो भी इन्होंने संवैधानिक तंत्रीय शासन व्यवस्था का समर्थन किया है कि संविधान आधारित जो व्यवस्था है वही सर्वोपरि है, वही व्यवस्था बढ़िया है। न तो इन्होंने टोटली लोकतंत्र का समर्थन किया, न राजतंत्र का समर्थन किया। इन्होंने कानून पर आधारित एक पॉलिटी, नाम इन्होंने दिया था पॉलिटी, उस व्यवस्था का समर्थन किया जो कि संविधान पर आधारित होगी, जिसमें किसकी सर्वोच्चता होगी? विधि की सर्वोच्चता होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का शासन होगा। प्लेटो जीवन भर एक ऐसे व्यक्ति की खोज में लगे रहते हैं जो कि दार्शनिक राजा होगा, जो कि क्या होगा? दार्शनिक राजा होगा, दार्शनिक व्यक्ति होगा। लेकिन ये कहते हैं कि एक व्यक्ति का शासन नहीं होगा बल्कि किसकी सर्वोच्चता होगी? कानून की सर्वोच्चता होगी, विधि की सर्वोच्चता होगी। जनसंख्या के बारे में बताते हैं कि आइडियल स्टेट की जनसंख्या न तो बहुत ज़्यादा होगी और न ही बहुत कम होगी, बीच बीच का एक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। एग्जैक्ट पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताते। प्रदेश इस प्रकार से होना चाहिए कि उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए। प्रदेश का मतलब जो उसका क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल इस तरीके से होना चाहिए कि आसपास के राज्यों से वो जो खुद का राज्य है, खुद का जो प्रदेश है वो सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। नागरिकों का चरित्र, नागरिक चरित्रवान होने चाहिए और नागरिक चरित्रवान बनेंगे शिक्षा सिद्धांत के द्वारा, न्याय सिद्धांत के द्वारा। और नागरिकों के चरित्र पर ये बहुत ज़्यादा बल देते हैं क्योंकि इनका पर्पज ये है कि राज्य का जो आदर्श राज्य का लक्ष्य है वो नैतिक विकास करना है। उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था के बारे में इन्होंने बड़ा ही मॉडरेट सा सिद्धांत दिया था, जिसमें ये बहुत ज़्यादा लंबी शिक्षा की बात नहीं करते,
प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। जन्म से 7 वर्ष, 7 से 14 वर्ष और 14 से 21 वर्ष, जिसमें बेसिकली ये शारीरिक व्यायाम, भोजन, पढ़ना, लिखना, संगीत और मानसिक विकास पर बल देते हैं। उसके बाद है राज्य में विभिन्न वर्ग। देखिए, प्लेटो तो बात करते थे केवल 3 वर्गों की। एक दार्शनिक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा और एक उत्पादक वर्ग होगा। एक दार्शनिक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा और एक उत्पादक वर्ग होगा। तो वो 3 वर्ग तो ये स्वीकार करते ही हैं अरस्तु, लेकिन ये 3 के बजाय 6 वर्गों की बात करते हैं। एक तो होगा, ये कहते हैं, कृषक वर्ग जो खेतीबाड़ी करेगा। एक होगा शिल्पी जो छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करेंगे स्थानीय स्तर पे ये। उसके बाद है योद्धा, वही सैनिक। उसके बाद व्यापारी, वही एक तरह से उत्पादक वर्ग। पुरोहित एक तरह से जो दार्शनिक वर्ग है, जो इंटेलिजेंट वर्ग है, पुरोहित। और एक है सार्वजनिक हित के निर्णायक, कि जो सार्वजनिक हित के निर्णायक कौन होंगे, एक तरह से शासक के लोग होंगे, क्योंकि ये सरकार के भी 3 अंगों की बात करते हैं। उस जमाने में भी इन्होंने सरकार के 3 अंगों की बात कही थी, लेकिन ये 6 वर्गों का समर्थन करते हैं। उसके बाद है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में प्लेटो तो ये कहते थे कि व्यक्ति के पास निजी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन ये कहते हैं कि निजी संपत्ति नहीं होगी तो संपत्ति का उसे मोल ही नहीं पता चलेगा। इसलिए ये निजी संपत्ति का समर्थन तो करते हैं अरस्तु, लेकिन ये कह देते हैं कि उसका उपभोग कैसा होना चाहिए, सामूहिक। कि आपके पास यदि निजी संपत्ति है, इट्स ओके, अच्छा है, लेकिन आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाइए और उसको आप उसका जो कंजम्पशन है वो सोसाइटी के हित में करिए। उसके बाद है स्त्रियों का साम्यवाद नहीं। जो प्लेटो ने साम्यवादी सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने परिवार का साम्यवाद दिया, संपत्ति का साम्यवाद दिया। परिवार के साम्यवाद में वो ये कहते हैं कि राजा का, सैनिकों का निजी परिवार नहीं होगा। ये कहते हैं कि उससे तो समाज क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इसलिए कहते हैं स्त्रियों के साम्यवादी सिद्धांत को लागू नहीं किया जाएगा। और संपत्ति के बारे में इन्होंने पहले ही बता दिया था कि संपत्ति होगी, लेकिन उसका उपभोग कैसा होगा, सामूहिक रूप से होगा। तो इस तरह से अरस्तु ने अपना एक आइडियल स्टेट दिया है, जिसमें सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि राज्य का जो लक्ष्य है, आदर्श राज्य का, वो व्यक्ति के नैतिकता का सर्वोच्च रूप से विकास करना है। मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया, एक तरह से मॉडरेट सा इन्होंने सिद्धांत दिया। और पॉलिटी या संवैधानिक तंत्र का इन्होंने समर्थन किया। कानून के शासन की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। जनसंख्या भी मॉडरेट हो, प्रदेश भी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा न हो, ऐसा हो जिसकी सिक्योरिटी आसानी से की जा सके। नागरिक चरित्रवान हो। शिक्षा सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा बल दिया। राज्य में 3 के स्थान पर 6 वर्ग होंगे। और आर्थिक व्यवस्था में ये कहते हैं कि जो राजा के पास, व्यक्ति के पास निजी संपत्ति है, उसका वो उपभोग सामूहिक रूप से करे। और स्त्रियों के साम्यवाद का वो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली गोल चाहे प्लेटो का चाहे अरस्तु का एक आइडियल स्टेट ही था। उसके लिए प्लेटो ने अप्रोच अलग अपनाई, अरस्तु ने अप्रोच अलग अपनाई। प्लेटो एक दार्शनिक राजा की कल्पना कर रहे थे और जीवन भर उसके लिए वो प्रयासरत भी रहे। लेकिन जीवन के अंतिम समय में प्लेटो को ये बात समझ में आ गई थी और इसलिए उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी लाज, उसमें उन्होंने कानून के शासन की बात कही थी। इसलिए अरस्तु के बारे में ये कहा जाता है कि इनका आदर्श प्लेटो की रिपब्लिक नहीं है, बल्कि प्लेटो की लाज है। उसी आधार पे इन्होंने पॉलिटिक्स की रचना की थी और उसी आधार पे ये
कानून के शासन की बात करते हैं, विधि के शासन की बात करते हैं, विधि की सर्वोच्चता स्थापित करते हैं, और जो शासन है वो भी एक उसके लिए भी मध्यम मार्गीय मॉडरेट सा दृष्टिकोण रखा, और पॉलिटी इनकी नज़र में एक बेस्ट शासन होगा। तो आज तक हमने अरस्तु के लगभग 10 सिद्धांतों के बारे में देख लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था प्लेटो के सिद्धांत थोड़े बड़े थे, अरस्तु के सिद्धांत थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन आगे चलकर हम जो टॉपिक देखेंगे उसमें प्रत्येक थिंकर के 2, 3 या 4 सिद्धांत हैं, वो भी इतने डिटेल में नहीं हैं। तो आज हमारा जो प्लेटो और अरस्तु हैं ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। टिल देन एंजॉय योर डेज एंड stay home with your parents, and also enjoy your holidays, and also with learning method. Thank you so much.